ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान, बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन को देखते हुए क्यों बीजेपी के चंद लीडरान बेलगाम हो गए हैं। मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने अभी से अपने मुतनाज़ा हिंदुत्व वाले एजेंडे पर काम करना शुरू कर दिया है। कैराना का मामला उछालने के बाद बीजेपी के दो लीडरान रामशंकर कठेरिया और योगी आदित्यनाथ उकसाने वाले बयानबाजी पर उतर आए हैं। मरकजी वजीर ममलकत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल कठेरिया ने मुल्क के तालीमी निसाब में भगवाकरण की खुलेआम बात कही है। कठेरिया यही नहीं रुके, उन्होंने हिंदुस्तान को भी भगवा रंग में रंगने की बात कही। कठेरिया ने एक जमहूरी मुल्क में ये कहकर भी अक़लियती तबके को डराने की कोशिश की है कि भगवाकरण मुल्क के हक में है और लोग इसे भगवाकरण समझें या संघवाद। हालांकि कठेरिया बाद में सफाई देते हुए अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। दूसरी जानिब गोरखपुर से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट योगी आदित्यनाथ ने पार्टी लाइन से हटकर राम मंदिर का मौजू फिर से छेड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक उन्हें कोई ताकत राम मंदिर की तामीर से नहीं रोक सकती। आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने चैलेंज भी कर दिया कि जब ढांचे को मुनहदिम करने से कोई नहीं रोक पाया तो राम मंदिर की तामीर से कौन सी ताकत रोक देगी। इसी फहरिस्त में आरएसएस सरपरस्त मोहन भागवत भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने हिंदुओं के नकल मकानी का मामला जोर शोर से उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के नकल मकानी रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हालांकि भागवत ने अपने बयान में कैराना का जिक्र नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी सदर अमित शाह और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तरक्की के मौजू पर यूपी इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो बीजेपी के लीडरों को राम मंदिर के मौजू पर इतना एतमाद क्यों है। ताजुब इस बात पर भी होता है कि बीजेपी आला कमान और मरकजी हुकूमत ऐसे लीडरों के बयान की मजम्मत भी नहीं करते। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने कई इशारे दिए हैं, जिससे जाहिर है अक़लियती तबके में बेचैनी ज़रूर पैदा हुई होगी। कठेरिया के तालीमी निज़ाम को भगवाकरण करने के बयान ने ज़रूर उन सरपरस्तों को बेचैन किया होगा जो अपने बच्चों को किसी ख़ास मजहब, रंग या आइडियोलॉजी के बजाय ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में तालीम के जेवर से आरास्ता करना चाहते हैं। आज की हमारी बहस का मौजू भी यही है कि आखिर बीजेपी के लीडर बेलगाम क्यों हो गए हैं। और हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए। हमारे बिग बुलेटिन में राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए। आपका खैर मकदम है। और हमारे साथ मेरठ स्टूडियो में मौजूद हैं अयाज अहमद, एडवोकेट हैं और समाजवादी पार्टी लीडर हैं। मोहसिन रजा बीजेपी स्पोक्स पर्सन लखनऊ से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। और मुंबई से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविक्स एंड पॉलिटिक्स में और सोशल एक्टिविस्ट हैं। हम इन तमाम लोगों का खैर मकदम करते हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लेना पड़ेगा हमें अपने प्रोग्राम में एक ब्रेक। फ़ौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे हैं चंद बेलगाम हुए बीजेपी लीडरान के बारे में। हमारे साथ चारों मेहमान गुफ्तगू में मौजूद है। मोहसिन रजा साहब, क्या कहेंगे इस तरह के बयानात को लेकर? आपकी पार्टी के लीडरान, आपकी पार्टी के वजीर, आपकी पार्टी के एमपीज बेलगाम होकर इस तरह के बयान देते हैं जिससे फिरका वाराना हमआहंगी खराब होती है और ये समझा जा रहा है कि यूपी में जो असेंबली इंतखाबात होने हैं उसके लिए माहौल तैयार किया जा रहा है, और ये कहकर पार्टी आपकी टाल देती है इस मामले को कि ये उनका जाती बयान था, ये उनका निजी बयान था, निजी राय है। देखिए, जाहिर सी बात है, हम बैठे हैं एक बीजेपी के नुमाइंदे और प्रवक्ता की हैसियत से आपके पास बात कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से अगर कोई बयान जाता है तो उसको पार्टी का बयान माना जाता है।
लेकिन अगर कोई भी किसी फंक्शन में, तमाम नेता अलग अलग फंक्शंस में अपने पॉलिटिकल के अलावा भी जाते हैं, वो कहां क्या कहते हैं उस पर आप लोग तो कर सकते हैं चर्चा, आप जरूर उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा से तरक्की को लेकर चल रही है। वाह, ये अच्छी बात हुई मोहसिन रजा साहब कि आपकी कहना है पार्टी के वजीर, आपकी पार्टी के जरिए चुने गए एमपीज जिन पे आपकी पार्टी का टैग लगा हुआ, आप ये कहते हैं, बहुत आसानी से आपने कह दिया कि ये उनकी जाती और निजी राय हो सकती है, क्योंकि पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो बोलता है वही ऑफिशियल लाइन होती है, ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। देखिए खालिद साहब बिल्कुल सही बात है, जो स्पोक्स पर्सन बोलेगा वही ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाएगी। लेकिन अगर कोई भी इंसान, मैं यहां के बाहर कुछ बोल दूंगा, वो ये नहीं है कि मैंने कोई ऑफिशियल बोला है, यहां मैं बोलने बैठा हूं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो और मेरी पार्टी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, हम उसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जी की बात को आगे लेकर बढ़ेंगे। और बहुत से लीडर कहां क्या बोल रहे हैं, किस पार्टी के लीडर ने क्या बोला, ये गुफ्तगू का मौजू आपके यहाँ चैनल पर बन सकता है, लेकिन ये पार्टी का हमारी कोई मामला नहीं। अच्छी बात है। जी, आपके पास आते हैं राजीव त्यागी साहब, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद। राजीव त्यागी साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पर कि पार्टी से जब पूछा जाता है तो पार्टी ये कह देते हैं कि ये उनकी निजी राय है और वो पार्टी के चुने हुए एमपीज हैं, पार्टी से, और पार्टी ने ही उनको वजीर बनाया है मरकज में, और वो लोग इस तरह के बयान देते हैं और पार्टी इनसे पल्ला झाड़ लेती है। देखिए, ठीक उसी तरह से कि गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है, उनके पास कोई अचीवमेंट है नहीं खालिद साहब, और कहीं भी किसी भी देश में किसी भी हिस्से के लिए, किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी संप्रदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का नारा दिया था, उस विकास के नारे को देकर के कहीं भी विकास करने का कार्य नहीं किया है, जो एक चिंता का विषय। तो इसी तरह से वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके या सांप्रदायिक बयान देकर के कहीं ना कहीं लोगों को ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि जो बयान ऑफिशियल होता है वो पार्टी के प्रवक्ता देते हैं, पार्टी के प्रवक्ता, मेरी बहस होती रहती है सभी टीवी चैनल्स पे, जिस तरह से देखिए दो लड्डू होते हैं, एक लड्डू है पार्टी के हाथ में, दूसरा है सरकार के हाथ में। अब ये तय कर ले पार्टी और सरकार की कौन सा लड्डू जहर है और कौन सा लड्डू मीठा है। सरकार कहती है हम विकास करने के लिए आए हैं, पार्टी कहती है हम सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए आए हैं। तो ये लड्डू जो है ना, दोनों मिक्स हो गए, जहर वाला लड्डू और वैसा वाला लड्डू। तो ये जहर वाला लड्डू खा करके लोग बाग निश्चित रूप से मरेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के लड्डू खाएंगे। और 2 साल से लोग बाग, किसान की आत्महत्या में 52% की बढ़ोतरी है, 52 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। और जिस तरह से नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, आज तक 1,34,000 रोजगार दिए श्रम ब्यूरो के हिसाब से 2015-16 में। जी, यानी आपके हिसाब से सरकार नाकाम रही है। आपके पास आते हैं राजीव त्यागी साहब, हमारे साथ मेरठ से मौजूद हैं अयाज अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के लीडर। अयाज अहमद साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी की सरकार क्या कर रही है? माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, वक्तन फवक्तन इस तरह के बयानात आते हैं कि लोगों में एक पोलराइजेशन हो रहा है, लोगों में, पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों में डर और खौफ पैदा हो रहा है। आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? समाजवादी पार्टी इस सूबे में कौमी यकजहती, अमन व अमान और मुल्क की सालमियत और गंगा जमुना तहजीब को कायम करने में कामयाब है। और पहले दिन से वो चाहती है कि फ़िरक़ों में कोई नफ़रत ना फैले, फ़िरक़ों में कोई अदावत ना फैले। लेकिन ये सियासी जमात जो दहशतगर्दी के तौर पर और इल्ज़ाम लगाती है, और इस तरीके की ये भारतीय जनता पार्टी सूबे का माहौल ख़राब करना चाहती है। सूबे की और भी कोई तंजीम, देखिए इतना बड़ा इशू है और ये पलायन का इशू लेकर चले हैं, उनका राष्ट्रीय एजेंडा ये बना दिया गया है। किसी इस मुल्क के में कोई भी और सियासी जमात इस मसले को नहीं उठा रही है, ना उसे ये तशवीश है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई अमन व अमान या बदअमनी फैली हुई है। ये एक समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है भाजपा की, और वो किसी भी तरीके से इसमें कामयाब नहीं होंगे। जी,
प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन को ऐसा लगता है कि नजर में रखते हुए हो रहा है। मरकज में सरकार एनडीए की कुछ और स्टैंड लेती है, वहीं बीजेपी के लीडरान कुछ और स्टैंड लेते हैं, और मरकज की सरकार और वज़ीर-ए-आज़म साहब से तमाम लोग जब उम्मीद लगाते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म साहब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, उस पर उस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं आता जो उम्मीद लगाई जाती है। ये तो ये इस पार्टी या इसी इलेक्शन के दौरान ये सारे मुद्दे जो उछाले जाएंगे वो कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दे होंगे, कुछ वीक मुद्दे होंगे। अभी बीजेपी जिस तरह मुद्दे उछाल रही है वो चाह रही है कि राम मंदिर वाला इशू फिर सेंटर में आ जाए, ताकि वो एक्चुअल कोर पॉलिटिक्स का इशू है कि किस तरह वो अपने लोगों को एकत्रित करती है, चाहे आप उसे पोलराइजेशन कहे, चाहे आप उसे कम्युनलिज्म कहे, पर ये कि किसी एक मुद्दे पे सभी हिंदुओं को इकट्ठा लाने की उनकी ये तरीके हैं। और पर ये अगर कांग्रेस का भी देखें तो कांग्रेस भी कुछ और मुद्दे उठाएंगी जिसके लिए उनकी पार्टी जानी जाती है। और इसी तरह देखो कि जब ये मुद्दा जब मैच्योर होगा तो डेवलपमेंट का इशू सामने लाया जाएगा, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश को ये कहा जाएगा कि बीजेपी सिर्फ राम मंदिर का इशू नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट का इशू भी यूज़ कर रहे हैं। और इसी तरह ये पूरा 2017 के इलेक्शन में ये दोनों मुद्दे जोरों शोरों में उठाए जाएंगे, ताकि लोगों को ये तमाम, यानी आपके मुताबिक तमाम तरह से कोशिशें की जाएंगी कि उत्तर प्रदेश के माहौल को पोलराइज किया जाए। हम ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन को देखते हुए बेलगाम हुए बीजेपी लीडरान के बयान के बारे में। हमारे साथ चारों मेहमान मौजूद हैं। राजीव त्यागी साहब, क्या लगता है आपको, क्या अब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन, जैसे कि कई रिपोर्ट से भी जाहिर है, पोलराइजेशन के साथ ही लड़ा जाएगा, और एक रिपोर्ट के मुताबिक एएमयू का मुद्दा बनाया जाएगा, राम मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है, ये बीजेपी की लाइन लग रही है, और सरकार की लाइन विकास की लग रही है। मोदी साहब, अमित शाह साहब कह रहे हैं कि विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ा जाएगा। आखिर इलेक्शन लड़ा किन मुद्दों पर जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने गलत समझ लिया होगा। मोदी साहब का और अमित शाह जी का विकास का मतलब नहीं है, विनाश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूंगा, उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र उसको काटने का काम करें। देश में आज औद्योगिक प्रोडक्शन घटता चला जा रहा है। देश में आज महंगाई सर उठाए खड़ी है। रोटी थाली से पलायन कर चुकी है, टमाटर थाली से पलायन कर चुका है, दाल थाली से पलायन कर चुका है, प्याज थाली से पलायन कर चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है अच्छे दिन आ गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, क्या सांप्रदायिक राजनीति से हिंदू और मुस्लिम का सबका विकास होगा? मैं पूछना चाहूंगा, सद्भावना से विकास आएगा, विकास से किसान। नरेंद्र मोदी जी और उन्होंने कहा कि हम विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा विकास के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजनीति करती है। देखिए, अगर आप बीच में बोलेंगे तो ये आपकी अशिष्टता होगी, और मुझसे बेहतर आवाज आपकी नहीं है, इसलिए मैं आपको फिर काउंटर करूंगा तो बुरा लगेगा आपको फिर, इसलिए मुझे पूरा करने दीजिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि उत्तर प्रदेश में 600 से ऊपर सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं 2012 से लेकर अब तक। 73 सांसद हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। कहीं भी कोई आर्टिकल 356 को लेकर के ये समाजवादी पार्टी को घेरने के लिए उन 73 सांसदों ने आज तक क्या किया? प्रधानमंत्री का जो जहां से सांसद है बनारस से, उसमें एक गांव लिया था उन्होंने गोद जियापुर, उसमें हालात बुरे हैं, हालात बद से बदतर हो चुके हैं उस गांव के। मैं पूछना चाहूंगा, जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बनारस में काम नहीं हो पा रहा तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की एक नूरा कुश्ती है, और उस नूरा कुश्ती की वजह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की नूरा कुश्ती की वजह से प्रदेश की जनता। जी, हम मोहसिन रजा साहब, राजीव त्यागी साहब, मोहसिन रजा साहब, आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश का इलेक्शन किन बुनियादों पर लड़ा जाने वाला है?
क्या राम मंदिर के मुद्दे पर, एएमयू के मुद्दे पर एक रिपोर्ट के मुताबिक, या विकास के मुद्दे पर, तरक्की के मुद्दे पर? मैं देखिए खालिद साहब पहले भी मैंने कहा था कि हमारा सीधा एजेंडा है विकास, विकास और विकास पर लड़ेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्राइम मिनिस्टर तक ने कहा है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे और विकास के मुद्दे पर जनता ने हमें सरकार में रखा है, केंद्र में। लिहाजा ये गुमराह करने की कोशिश ना कांग्रेस करे ना समाजवादी पार्टी करे। लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है उत्तर प्रदेश में। तो क्या आपकी पार्टी रोकेगी अपने लीडरान को बेलगाम होकर बयान देने से? बताइए, जिस तरह के बयानात वो देते हैं, साक्षी महाराज की बात करें, योगी आदित्यनाथ हो, सुब्रमण्यम स्वामी भी उसी तरह से बयान देते हैं, वो तो राज्यसभा पहुंच गए। कभी भी ये गैर मुहज्जिबाना कभी भी कोई गैर मुनासिब बयान किसी का भी रहा हो, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, ऊपर के लीडरान ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। हमेशा उस बयान से किनारा कशी की है और कहा है कि इस तरह के बयान ना दिए जाएं। मोहसिन रजा साहब, बयान से किनारा कशी करना और बयान को रोकना दोनों अलग बातें हैं। बयान को रोका जाना चाहिए, सख्ती की जानी चाहिए ऐसे लीडरान पर कि वो इस तरह के बयानात ना दें। वो सख्ती कहां नजर आती है? सख्ती कोई होती है? कोई इकदाम किए जाते हैं सख्त? देखिए खालिद साहब कांग्रेस के पास भी दिग्विजय सिंह जब चाहते हैं अनाप शनाप बोलते हैं, और आजम खान साहब जब चाहते हैं कुछ भी मुंह में आता है उनके बोल देते हैं। तो इसलिए ना वो रोक पा रहे हैं ना ये रोक पा रहे हैं, किसी की जबान कोई नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन पार्टी का मैनिफेस्टो एजेंडा, उस पर हम चुनाव लड़ते हैं, उस पर हम सियासत करते हैं। लिहाजा ये सब बातों को घुमाया ना जाए। हमारा विकास का मुद्दा है। चलिए अयाज अहमद साहब, अब आप क्या कहेंगे? क्या आपकी सरकार वाकई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर रियासत में नाकाम रही है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है? और बीजेपी यही कह रही है कि जो पोलराइजेशन हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, ये बेबुनियाद, ये बात बेबुनियाद है। हमारी सरकार सूबे में तरक्याती कामों के लिए आगे बढ़ रही है। जो इनको नागवार गुजर रहा है, हमारे यहाँ सड़कें, पुल और जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं वो बेहद कभी 10 साल 15-20 सालों में नहीं हो पाए हैं। देखिए इस सूबे में तरक्की बहुत हो रही है, गरीब को तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है, और लेडीज को, मस्तूरात को, देखिए वो आप ही ने कराया है। आपके जो संगीत सोम हैं उन्होंने कराया। जो आप आजम खां पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। कोई ऐसी एजेंसी साबित नहीं कर पाई है कि किसी भी जगह आजम खां साहब का इन्वॉल्वमेंट हो। देखिए रियाज भाई, आप जो हैं आप गुमराह कर रहे हैं। आप अवाम को, आप यूपी की अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आप फिरका परस्ती फैला रहे हैं और आप इस सूबे में बदनाम कर रहे हैं। हमारे वजीर आला ने बहुत सख्ती से, एक चीज का हुआ है, हाँ हमारे वजीर आला ने सख्ती से इस क्राइम कंट्रोल पर काबू पाया है और फिरका परस्ती पर काबू पाया है। यकीनी तौर पर आपके जो लीडरान हैं वो बेजा बयान देते हैं और बेजा बयान पर हमारे वजीर आला सख्ती कर रहे हैं। जी आप दोनों के पास आते हैं हम। राजीव त्यागी साहब, क्या उम्मीद की जाए? इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा जाने वाला है और क्या कांग्रेस इसमें क्या रोल अदा करने वाली है? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर असेंबली इलेक्शन में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कांग्रेस किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का सबसे पहला मुद्दा होगा सद्भावना, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि सद्भावना से विकास होता है, तो विकास हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा हमारा जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो है किसान। प्रदेश का किसान आज बहुत हलकान है। सहारनपुर की एक रैली में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। पीआईबी जो ऑफिशियल साइट होती है केंद्र सरकार की, उसको स्पष्टीकरण देना पड़ा कि प्रधानमंत्री यहां भी झूठ बोल गए। पूरे प्रदेश में 5785 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। तो कांग्रेस पार्टी किसानों के लिए कार्य करेगी, नौजवानों को रोजगार कैसे बेहतर मिले उत्तर प्रदेश में उसके लिए कार्य करेगी, और महंगाई पे कैसे नियंत्रण हो प्रदेश में उसके लिए कार्य करेगी। जी मेरा ये मानना है कि जी लेकिन राजीव त्यागी साहब, जो लीडरान बेलगाम होकर अपने बयानात दे रहे हैं उसके सिलसिले में क्या करें? उससे माहौल खराब हो रहा है। लोगों को 60 वर्षों में
60 साल की सरकार आपने चलाई है, कुछ नहीं दिया आपने। नहीं और नहीं, फिर आप माहौल वही बातें देखिए, कर रहे हैं। मैं एक बात राजीव आपको भाई, बहुत स्पष्ट 60 कर साल दूं, में कांग्रेस ने यहां कुछ नहीं पर दिया हिंदू देश और मुस्लिम दोनों ही बहुत प्रेम से रहना चाहते हैं देश में। चंद सियासतदान उनको बिगाड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ही शेर बिल्कुल कहना प्रेम से चाहूंगा रहते हैं, भारतीय तभी जनता तो पार्टी मौसम के वाला लिए। भारतीय जनता पार्टी लोग की कूद तरफ से जाते बोल रहे हैं हैं। घर बसाने में, भारतीय जनता तुम तरस पार्टी नहीं की तरफ खाते से बस्तियां मौसम जलाने में, इसीलिए बोल रहे तो तुम हैं बस्तियां कि जलाते हिंदू हो और मुसलमान और बस्तियां प्रेम से जलाने वाले रहते लोगों हो, लेकिन क्योंकि आप तुम्हारा लोग नाम प्रेम से भारतीय जनता रहना नहीं पार्टी की देना जगह चाहते। भारतीय जलाओ चलिए आप लोग के पास आते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब भी हैं। प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, आप मजमूई तौर पर किस तौर पर देख रहे हैं कि इस तरह से जो बेलगामा होकर लीडरान बयानात दे रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? ये तो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर पहले ठीक करना चाहिए। और क्या स्टेट लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक होगा तो बेलगाम बेलगाम होकर बयानात देना बंद हो जाएंगे? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ही होता है कि बेबयाना जो लोग दे रहे हैं उन लोगों को काबू में किया जाए, उनके ऊपर कुछ तरह की सख्ती किया जाए। और ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के भले ही बीजेपी ने ये मुद्दा लिया होगा कि हिंदू मुस्लिम को एक तरफ लड़ा जाए, पर जो बेसिक इशू जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, FDI लाना है, वहाँ तो क्या आपका यह कहना है कि इस तरह के बेलगाम होकर बयानात दिलवाए जाते हैं, जो सही मुद्दे हैं, जो बेजा मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए? कोशिश यही कर रहे हैं कि जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम है स्टेट के वो साइडलाइन हो जाए और इस तरह के कम्युनल आइडियाज़ के ऊपर जाके इलेक्शन लड़ा जाए। पर एक्चुअल इलेक्शन तो होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए। जी, यकीनन डेवलपमेंट पर इलेक्शन होना चाहिए, यही सब मुद्दे होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हम अपील करेंगे तमाम लीडरान से कि वो बेलगाम होकर इस तरह के बयानात दे दें कि रियासत में या कहीं भी मुल्क में माहौल ख़राब हो, फिर ख़बराना हमाहंगी ख़राब हो। और हम उम्मीद करते हैं मरकज़ी सरकार से और ख़ास तौर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से भी कि वो इतने सख्त इक़दाम करें कि उन्हीं की पार्टी के लीडरान वज़रा इस तरह के बयानात देकर न माहौल ख़राब करें और न पार्टी की छवि ख़राब करें कि पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि ये उनका निजी बयान था। हमारे प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया। हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब, प्रोफेसर लियाकत अली खान साहब, अयाज अहमद साहब और मोहसिन रजा साहब। बिग बुलेटिन में अभी बस इतना ही। खालिद रजा को दीजिए इजाज़त, मगर आप देखते रहिए ETV उर्दू।